नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के मुंबई के जुहू चौपाटी से आपका चलते चलते मैं स्वागत कर रहा हूं। आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्तित्व है जो आज़ादी के बाद पुलिस के अधिकारी के तौर पर सबसे ज़्यादा प्रताड़ित किए गए, गुजरात पुलिस के महानायक डीजी वंजारा जी। आपका स्वागत है चलते चलते। थैंक यू वेरी मच, सो काइंड ऑफ यू चौहान के साहब, सो काइंड ऑफ यू। आज हिंदुस्तान जान गया है कि आपके ऊपर कितना अन्याय हुआ, कैसे आपको प्रताड़ित किया गया और 8 साल का एक लंबा समय आपको जेल में बिताना पड़ा। लेकिन ये सब पूरा जो वाक़या हुआ और इतने दिन ये सारी घटना चली, इसके ऊपर हिंदुस्तान सुनना चाहता है, जानना चाहता है, समझना चाहता है। इसके बारे में पहली बात तो चौहान के साहब मैं आपको बताऊंगा, गुजरात पुलिस ने 2002 से लेकर और जब हम जेल में गए तब तक और उसके बाद भी आतंकवाद के खिलाफ जो भी मुहिम चलाई, वो मुहिम अत्यंत आवश्यक थी। हाँ, और सबसे बड़ी थी क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में एक साथ कई जगह आतंकवादी हमले हो रहे थे और गुजरात में आप लोगों की क्षमता के कारण कुछ भी नहीं हो रहा था। हाँ, तो हुआ ऐसा कि 2002 में गोधरा कांड हुआ, लोगों को जिंदे जलाए गए, उसकी प्रतिक्रिया आई, पोस्ट गोधरा रायोट्स हुए और पोस्ट गोधरा रायोट्स के बाद फिर ये आतंकवादी हमला होना शुरू हो गया। लेकिन ये देश के खिलाफ एक प्रकार का युद्ध ही चालू हो गया। युद्ध ही था। देश के खिलाफ एक युद्ध था और जैसे युद्ध की प्रतिक्रिया करनी पड़ती है, ऐसे ही तरह से हम लोगों को जितने डिटर्मिनेशन से आतंकवादी हमले हो रहे थे, उतने ही डिटर्मिनेशन के साथ हमारे सरकार की जो पॉलिसी थी, गुजरात सरकार की पॉलिसी थी, जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। तो विथ मैचिंग डिटर्मिनेशन गुजरात पुलिस ने कार्यवाही की, एंटी टेरर ऑपरेशंस किए और उसके फलस्वरूप मैं कह सकता हूं कि गुजरात को दूसरा कश्मीर बनने से गुजरात की पुलिस ने अटकाया है। ये कहा जाता है कि आप लोग इतने ज़्यादा इन्वॉल्व थे इसके पीछे, आतंकवादियों के गतिविधियों के पीछे, कि ना केवल गुजरात बल्कि देश के दूसरे हिस्से में होने वाली घटनाओं पर भी आप इतने डीप पहुंच गए थे कि शायद आप लोगों को ज़्यादा फ्रीडम दिया जाता और आप लोग जेल के बाहर रहते तो भारत में आतंकवादियों के जड़ों को ही आप उखाड़ देते, इसलिए बड़ा ऊपर से गेम प्लान हुआ। आपकी बिल्कुल सही बात है। अक्षरधाम वगैरह जो हमले हुए और गुजरात के भूतपूर्व होम मिनिस्टर को भी मार दिया गया और ऐसी दूसरी घटनाएं न बने, इसलिए गुजरात पुलिस ने प्रोएक्टिव बन के कार्यवाही की और बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम होने देने में अटकाया। तो हमारे जेल में जाने के बाद गुजरात में ही नहीं लेकिन देश के अन्य स्थानों में भी आतंकवादी हमले हुए और सबसे बड़ा हमला मुंबई शहर में हुआ, आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो वो एक युद्ध ही था। गुजरात पुलिस के जेल के अंदर जाने के बाद ही 26/11 हुआ, 166 निर्दोष आदमी मारे गए, दूसरे कई सैकड़ों घायल हुए और देश की बेइज्जती हुई। तो गुजरात पुलिस ने जो कामगिरी की, जो कार्यवाही की, जो कर्तव्य किया, उस कर्तव्य से गुजरात को ही नहीं पूरे देश में फायदा हुआ। बिल्कुल फायदा हुआ, लेकिन नुकसान सबसे ज़्यादा आपको, आपकी टीम को झेलना पड़ा। आज़ादी के बाद यदि सबसे ज़्यादा किसी पुलिस ने सहन किया हो तो गुजरात की पुलिस है। ऐसे तो अन्यत्र भी हुआ है। यही तो इस देश का दुर्भाग्य है कि जब हमारे पुलिस ऑफिसर या सेना के जवान या पैरामिलिट्री फोर्स के जवान नक्सलवादियों के साथ, आतंकवादियों के साथ मारे जाते हैं, तो उनका शहीदी मनाने के बजाय, उस पर दुख व्यक्त करने के बजाय इस देश के यूनिवर्सिटियों में उनके मरने पे त्यौहार मनाया जाता है, आनंद मनाया जाता है। ये तो दुर्दशा है। ये शॉकिंग बात है कि ये सब चीज़ें अपने देश में हुई है। और मैं आपको मेरी जो असली एक पीड़ा है, जो मेरे भीतर में बटोर के बैठा हुआ हूँ, वो मैं आपको कहना चाहता हूँ। बिल्कुल बताइए कि जब ऐसी कोई घटना बनती है, जब नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर जोखम खड़ा होता है,
अभी नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर जोखम खड़ा कौन करेगा? वो तो बाहर से या तो भीतर के हाँ। जो आतंकवादी है या तो एंटी नेशनल फोर्सेस है, कुछ भी कह दो। तो ऐसे जो लोग हैं उनकी ओर से ही जोखम खड़ा होता है। अच्छा, उसका जवाब देने के लिए हमारी जो पद्धति है, हमारा जो लोकतंत्र है, हमारी जो सिस्टम है, वो जवाब देने के लिए पुलिस होती है। पुलिस को ही तो जवाब देना पड़ेगा ना। कुछ भी होता है तो उसका जवाब तो सिक्योरिटी फोर्सेस को देना पड़ेगा। किसी न किसी प्रकार के लोग खड़े हो जाते हैं और आतंकवादियों की पैरवी करते हैं। हैं। इस देश का ह्यूमन राइट कमीशन करता है, मीडिया करता है, सोशल एक्टिविस्ट, तथाकथित सोशल एक्टिविस्ट। हाँ, आतंकवादियों की तरफेण में बोलने वाले कई लोग खड़े हो जाते हैं। लेकिन आज मैं मेरी पीड़ा बताता हूँ कि पुलिस की तरफेण में बोलने वाला कोई होता नहीं। कोई नहीं। हम 8 साल जेल में रहे तो हमको गुजरात की पुलिस को वी वर पिक्चर्ड लाइक डेमन्स एंड मॉन्स्टर्स। और ये चीज़ें हमें क्यों झेलनी पड़ी? क्या पाप किया गुजरात पुलिस ने? क्या गुनाह किया? हम लोगों ने जो भी काम किया वो काम तो एक सिस्टम के अंतर्गत था। हम नहीं करते तो गुनाह होता। तो हमने तो हमारी फर्ज निभाई, हमारा धर्म निभाया और निर्दोषों को बचाया। देश की एकता, अखंडता और सार्वभौमत्व सलामत रहे, उसके लिए हमने काम किया। तो उस कामगिरी के लिए तो हमारा एप्रिसिएशन होना चाहिए, हमारी कदर होनी चाहिए। हमारी कदर नहीं भी हो तो हम समझ सकते हैं, लेकिन हमारे साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार हो और हमारी फेवर में कोई बोलने वाला ना हो। सुदर्शन बोलता रहा है, लेकिन हाँ, ये सुदर्शन बोलते रहे क्योंकि आपका चैनल का नाम ही ऐसा है और आप खुद ऐसा है, आप ऐसे हैं। कोई ना कोई अपवाद तो होता है। हम जब आपके पक्ष में बोलते थे, आपके अरेस्ट से लेके तमाम घटनाओं पर, तो लोग हमको कहते हैं कि देखो ये किसका साथ दे रहे हैं। तब से हम ये कहते थे। और मुझे याद है कि 1 साल पहले मैं आपको यहाँ मुंबई में मिलने आया था, तब भी मैंने आपको ये कहा था कि समुंदर के 7वें तल में भी अगर सत्य को दबाया जाए तो भी वो एक दिन बाहर ज़रूर आता है। और आज वो सत्य बाहर आया है। इसलिए आपकी व्यथा बिल्कुल इस देश के सामने जानी चाहिए। जो आपके साथ हुआ, कम से कम आने वाले लोगों के साथ नहीं होना चाहिए। इशरत जहाँ, जो कि सबसे बड़ा मुद्दा, देश की बेटी और मासूम और न जाने क्या क्या एक आतंकवादी के लिए 8 साल तक इस देश, 10 साल तक इस देश के मीडिया ने लोगों के सामने बातें बताई। अब वो सत्य सामने आना चाहिए, क्योंकि आज भी कई लोग इशरत के बारे में सहानुभूति, सिंपैथी और एक भावना उसके प्रति जगा के रखना चाहते हैं। अभी इसमें सिर्फ इशरत जहाँ का नाम लिया जाता है। हाँ, जनरल प्रजा में जानबूझकर, बाकी नाम नहीं लिए। हाँ, जानबूझकर ऐसी एक इम्प्रेशन खड़ी करने की सफलतापूर्वक कोशिश की गई कि समझो कि किसी कोई निर्दोष लड़की को मारा, कॉलेज जाने वाली लड़की को पुलिस ने मार दिया। एक ऐसा इम्प्रेशन खड़ा कर दिया गया। क्योंकि इसके पीछे क्या था, वो किन किन लोगों के साथ थी, उसके बारे में तो कोई बताते ही नहीं है। 2004 में ये एनकाउंटर हुआ। ये जो एनकाउंटर है उसमें जो मुख्य जो चीज़ जो तो है वो तो ये है कि ये लश्कर तोयबा का ये ऑपरेशन था। लश्कर तोयबा ने 4 लोगों को भेजा गुजरात में। उस वक्त के गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी, उनकी हत्या करने के लिए। तो ये 4 लोग थे, 2 पाकिस्तानी थे। उसमें 2 पाकिस्तानी थे, ये कोई नहीं बताता। हाँ, मतलब इशरत जहाँ अगर इनोसेंट थी तो 2 पाकिस्तानियों के साथ क्या कर रहे थे? हाँ, तो इसमें 2 पाकिस्तानी थे, अमजद अली राणा, जिशान जौहर, 2 पाकिस्तानी थे। एक दूसरा भारतीय था, जावेद शेख करके, और चौथी जो है ये लड़की थी, इशरत जहाँ थी। तो 2 पाकिस्तानियों के साथ एक हिंदुस्तानी आतंकवादी है और उसके साथ इशरत जहाँ है। और ये चारों का प्लानिंग था। इनका जो हैंडलिंग है वो मुजम्मिल कर रहा था पाकिस्तान से, और इनका उद्देश्य था गुजरात के मुख्यमंत्री की हत्या करने का। ये सुसाइड बॉम्बिंग के लिए
तो वे लोग वहाँ आए थे। तो आज तक जो भी प्रचार अभी भी मतलब कुछ सत्य तो बाहर आ रहे हैं, लेकिन प्राधान्य सिर्फ इशरत जहाँ के ऊपर ही बताया जाता है, ताकि इस देश की सभ्यता संस्कृति को ध्यान में रखते हुए एक स्त्री दाक्षिण्य जैसी चीज़ हिंदुस्तान में है, तो लड़की का नाम आगे करके एक गलत ढंग से सहानुभूति लेने की जो कोशिश सफलतापूर्वक की गई है, तो उसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाकी के 3 प्रूव्ड टेररिस्ट के साथ वो थी, वो सिर्फ यहाँ से वहाँ आई ऐसा नहीं है जो मीडिया ने पिक्चर किया, लेकिन ये लोग ये पूरे देश में अलग अलग जगह पर घूमे हैं, ये लोग अलग अलग जगह पर घूमे हैं, साथ में रहे हैं, और अल्टीमेटली जब वो जा रहे थे गांधीनगर की ओर फाइनली अपना टारगेट फिनिश करने के लिए, तो हमारे पास पूरे इनपुट्स थे, आईबी की ओर से इनपुट्स थे, और जो भी इनपुट्स आईबी देती है वो इनपुट्स सिर्फ कंसर्न पुलिस को देती है ऐसा नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, क्योंकि ये सेंट्रल आईबी है। सेंट्रल आईबी के इनपुट जो है वो लोकल पुलिस के पास आते, मतलब लोकल स्टेट के पास आते हैं, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की तो एजेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तो एजेंसी है सेंट्रल आईबी। ये कोई मतलब चोरी छुपे से किया होने वाला काम नहीं है, ये तो पूरी सिस्टम जानती होती है, ऊपर से नीचे तक, राइट फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर टू द लोकल पुलिस। इनपुट्स का अर्थ ही ये है कि ऐसा कुछ होने वाला है और उसके सामने ऐसी कुछ कार्यवाही होनी चाहिए, या तो उसका मतलब काउंटर एक्शंस होना चाहिए, इसलिए तो इनपुट होता है। तो हमारे पास जो इनपुट्स था, उस इनपुट्स के आधार पर गुजरात की पुलिस एक्टिव हुई, और फिर ये लोग जा रहे थे, तो उस वक्त हम लोगों ने, गुजरात की पुलिस ने प्रीएम्प्टिव एक्शन लिया। वो गांधीनगर की ओर जा रहे थे, हमारे पास पूरा एक इंटेलिजेंस इनपुट था। जब पुलिस ने प्रिवेंट किया, गुजरात की पुलिस ने, टीम ने, जब ये जो व्हीकल आ रहा था उसको जब प्रिवेंट किया, तो वो लोग उतरे और सीधा फायरिंग किया इन लोगों ने। जब पुलिस के ऊपर फायरिंग होता है तो भारत का कानून पुलिस को सत्ता देता है, पुलिस को सक्षम बनाया देता है, सेल्फ डिफेंस में वो काउंटर फायरिंग है वो पुलिस कर सकती है। तो काउंटर फायरिंग में ये लोग मारे गए। ये जो पूरा ऑपरेशन जो है वो सक्सेसफुली ऑपरेशन किया गया अंडर द एगीज ऑफ सेंट्रल आईबी, एंड सेंट्रल आईबी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इटसेल्फ, अपार्ट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, जो कि कांग्रेस की थी। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि किसी छुटपुट चोर पे कहीं पर एक्शन लिया, ऐसी घटना नहीं है। ऐसी घटना नहीं है, ये घटना ऐसी है, इट हैज़ इम्प्लीकेशन ऑन द नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी बहुत बड़ी चीज़ होती है। यदि नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर जोखम है तो फिर पूरी प्रजा देश के ऊपर जोखम है ना। हिंदुस्तान को गुलाम क्यों रहना पड़ा 1000 साल तक? क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी को एक नेशनल सिक्योरिटी के नाते हम लोगों ने नहीं देखा। अभी जो सिस्टम खड़ी है वो सिस्टम के अंतर्गत एक नेशनल सिक्योरिटी का कंसेप्ट है, और नेशनल सिक्योरिटी के कंसेप्ट के अंतर्गत जब एजेंसियां काम करती है तो ऊपर से नीचे सब लोगों को ऑन पेपर ऊपर पता होता है। तो ये कोई कह दे कि गुजरात पुलिस ने फेक एनकाउंटर किया, तो ये तो सिर्फ इससे तो ये साबित होता है कि सिस्टम कैसे काम करती है ये लोगों को पता ही नहीं, या जानबूझ के उसको किया जाता है, क्योंकि कई लोगों को तो पता है। क्योंकि कई लोग तो इस सिस्टम का हिस्सा है। जो आप जिन सब पूरी चेन के बारे में बता रहे, उसी में से तो कुछ लोगों ने झूठे एफिडेविट दायर किए। ये सत्य तो अभी बाहर निकल रहा है, लेकिन शुरुआत में तो बात ये थी जो ऑन पेपर ऊपर है कि इनका जो टारगेट है वो तो नरेंद्र भाई मोदी थे। तो एक गुस्सा ये भी था कि आपने नरेंद्र मोदी को बचाया, जो कि नरेंद्र मोदी आज जहाँ तक पहुँचे हैं, भारत के प्रधानमंत्री बने हैं,
तब भी ये सारे लोग, खास करके कांग्रेस उसकी दुश्मन थी और नरेंद्र मोदी के आप एक तरीके से राइट हैंड थे, और आपने ये इनकाउंटर को अंजाम देना, इसका अगर मैं विश्लेषणात्मक भाषा में बताऊं तो नरेंद्र मोदी के तरफ चलने वाली गोली के बीच में आप लोग आए थे, इसमें आप लोग भी तो मर सकते थे। बिल्कुल सही बात है। हाँ। आपकी बिल्कुल सही बात है। ये जो बाटला हाउस जो ऑपरेशन हुआ था, दिल्ली में हुआ, वो दिल्ली में हुआ था, तो वहाँ पुलिस इंस्पेक्टर शर्मा है, वो शहीद हो गए। वो आतंकवादियों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए गए थे, तो आतंकवादी भी उसमें मारे गए, कुछ लोग भाग गए, और जो क्रॉस फायरिंग हुआ तो उसमें हमारे बहुत ही सक्षम पुलिस अधिकारी शर्मा जो थे, तो राष्ट्रपति तो पदक उनको मिला हाँ, था। तो उनको भी शहीद होना पड़ा। तो यहाँ जो आपने जो बताया कि इनका टारगेट तो चीफ मिनिस्टर थे, और चीफ मिनिस्टर को तो गुजरात की पुलिस ने सफलतापूर्वक ऑपरेशन करके बचा लिया। सफलतापूर्वक ऑपरेशन हो गया तो मतलब गुजरात के चीफ मिनिस्टर तो बच गए, लेकिन गुजरात की जो पुलिस है उसने अपना कर्तव्य निभाया। गुजरात पुलिस के ऊपर झूठे इल्जाम लगा के हम लोगों को 8-8 साल जेल में रखा गया, हमको बचाने वाला कोई नहीं मिला। आपका कहना है कि एक ऐसा माहौल बनाया जाए हाँ। कि एक ईमानदार अधिकारी को राष्ट्र के प्रति कर्तव्य निभाने के लिए ये तथाकथित मानवाधिकार वाले लोग ड्रामा करने से बाज आए, उनको रोका जाए। नहीं, ये उनको रोका जाए इतना ही काफ़ी नहीं है, लेकिन ऐसे कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधिकारी जो है, जो अपनी फर्ज निभाते उनको विक्टिमाइज किया जाता है और राजकीय षड्यंत्र का शिकार बना के उनको जेल में भेज दिया जाता है, तो ऐसा कोई सेक्शन देश के अंदर खड़ा होना चाहिए। जो राष्ट्रवादी ताकतें खड़ी होनी ऐसी कोई सिस्टम इस देश के अंदर होनी चाहिए कि वो कहे, कम से कम पुलिस के बारे में बोले तो सही। कानून भी कहता है कि कोई भी एक्यूज्ड, उसके खिलाफ चार्जशीट होती है, तो जब तक ट्रायल होने के बाद वो गुनहगार है, चार्ज प्रूव नहीं हो जाते, तब तक वो इनोसेंट है। बल्कि तो आपके केस में ये हुआ कि सरकारी मशीनरी भी आपके खिलाफ चली गई, जहां देश का गृह मंत्री चिदम्बरम आपके साथ खड़ा होना उसका कर्तव्य है, जिसके लिए उसने कॉन्स्टिट्यूशन की कसम ली है। वो चिदम्बरम राजनीति कराए, षड्यंत्र कराए, और वो षड्यंत्र में शामिल न होने वाले अधिकारी को प्रताड़ित कराए। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता? हम जेल में थे, हमारा कोई वॉइस नहीं था, लेकिन जब भी हमको मौका मिला, कभी कोर्ट में जाते थे और ऐसे कहीं आते थे जाते थे, कहीं बोलने का मौका मिलता था, तो हम कहते थे कि भाई हम निर्दोष है। हमारी बात कोई मानते नहीं थे, क्योंकि इतना बड़ा हमला हो रहा था, इतना बड़ा कुप्रचार मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया, ये सब इलेक्ट्रॉनिक मोदी मीडिया को बचाने का सजा था आप लोगों को, क्योंकि मोदी इनके टारगेट पे थे और आप मोदी को मतलब मोदी को परफॉर्मेंस करने में भी आप लोग सहयोग कर रहे थे, क्योंकि उनके राज्य में आतंकवादी हमले नहीं हो पा रहे थे और आप उनको बचा भी रहे थे। हिंदुस्तान को आप लोगों का आभार व्यक्त करना चाहिए कि आज जो हिंदुस्तान को प्रधानमंत्री मिला है, वो प्रधानमंत्री यहाँ तक पहुँचे, इसके लिए जीवित रखने में आप लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। क्योंकि ये सब चीज़ें तो होती है, आतंकवादी सुसाइड बॉम्बर होते हैं, तो जब खुद को मार के दूसरे को मारना है तो ये कोई अशक्य चीज़ नहीं है। ये जो और हमारे देश में भी कई मुख्यमंत्रियों को मारा गया सुसाइड बॉम्बर से। हाँ। देश के प्रधानमंत्री को मारा हाँ। जा चुका है, देश के दुनिया के कई लोगों को मारा जा चुका है, लेकिन मोदी बच गए, जिनके खिलाफ की दुनिया के खूंखार आतंकवादी संगठन थे। हाँ। तो ये गुजरात पुलिस को इसका क्रेडिट देना पड़ेगा। सिर्फ क्रेडिट देना पूरता नहीं है, सफिशिएंट नहीं है। न्याय देना पड़ेगा। गुजरात पुलिस को न्याय भी देना पड़ेगा। गुजरात पुलिस ने बहुत सहन किया है। सीनियर ऑफिसर्स राइट फ्रॉम द लेवल ऑफ द डीजीपी कक्षा के अधिकारियों से लेकर एडिशनल डीजीपी, आईजीपी, डीआईजी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीवाईएसपी, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल तक के लोग, 32 पुलिस ऑफिसर्स एंड मैन, तो ये सब लोग जेल में इतने समय के लिए रहे। ये भी संख्या लोगों को पता नहीं कि इतनी बड़ी संख्या है। इतनी बड़ी संख्या में मतलब एक तरीके से ये कहा जाए कि गुजरात पुलिस के जो हाथ, पैर, आँख, नाक, कान, सब कुछ बंदी बना दिया था। सब कुछ बंदी बना दिया गया था। हाँ। तो ये सबके पास ये इंफॉर्मेशन थी
इनकी एजेंसी ने बताया कि ये सब सच्चा ऑपरेशन है। उन्होंने कहा कि अरे भाई ये तो हमारा ऑपरेशन है। हाँ, पहले क्रेडिट लेने के लिए उन्होंने कहा कि हमने किया है। ये तो हमारा ऑपरेशन है। एंड दिस थिंग्स आर ऑन रिकॉर्ड, हाँ, दिस थिंग्स आर ऑन रिकॉर्ड। हाँ, हाँ, ऐसा सब होते हुए भी हाँ, इनका जो पॉलिटिकल टारगेट है उस टारगेट तक तो वो पहुंच नहीं सके। लेकिन बीच में हम लोगों को 8 साल जेल में रहना पड़ा। जब ऑपरेशन सच्चा था, हेडली ने भी बताया कि भाई वो जो लखवी जो था, हाँ, उसने बताया इसको मुजमिल के साथ अंगुली करके हाँ, कि देखो भाई ही इज द लीडर ऑफ द बॉच्ड ऑपरेशन हाँ, इन अहमदाबाद। इसका मतलब क्या है कि उसने स्पष्ट कह दिया कि ये हमारा ऑपरेशन था गुजरात के चीफ मिनिस्टर को ख़त्म करने के लिए। और वो ऑपरेशन बॉच्ड ऑपरेशन मतलब फेल्ड ऑपरेशन, गलत ढंग से फंसा देना, वो भी तो गुनाह है। बिल्कुल गुनाह है, वो भी तो गुनाह है। बिल्कुल गुनाह। और खास करके ऐसे लोगों को जिन्होंने देश के लिए अपना सीना गोली बंदूक के सामने लाया था। हाँ, तो ये जो चीज़ है, तो कानून को आगे बढ़ना चाहिए, कानून को आगे बढ़ना चाहिए। और कैसे बढ़ना चाहिए, वो तो अभी जहाँ से चीज़ें बाहर निकल रही है, ये पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट से ही तो सब निकल रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रिटायर्ड अधिकारी है, हाँ, वो होम डिपार्टमेंट को के लगा कि ये सही माहौल है कि हाँ, सत्य को बाहर लाया जाए। सत्य को बाहर क्योंकि पहले तो बोल नहीं सकते थे। कितनी बड़ी बात है कि एक इतने बड़े अधिकारी को सिगरेट से दागा जाता है। वो मंदिर में दर्शन करने जाता है तो उसके पीछे पुलिस रहती है। मतलब कितना बड़ा कितना दबाव था और कितनी क्रूरता थी केंद्र सरकार के एक्टिविटी में। आप सही बात बता रहे हैं। तो मेरी यही तो पीड़ा है। हम तो देश को बचाने के लिए रात और दिन ये कर रहे थे। हम मतलब गुजरात पुलिस है ना, IB के ऑफिसर्स, हाँ, सारी सिस्टम जो पूरी ईमानदार सिस्टम हाँ, थी, वो ये इसके लिए प्रयास कर रही थी। हाँ, तो पुलिस जो है, सिक्योरिटी अपैरेटस है, वो देश को बचाने के लिए हम लोग रात और दिन एक कर रहे थे। और ये पॉलिटिकल जो अपैरेटस है वो हमको फंसाने के लिए, देश की सलामती को सलामत रखने के लिए काम करने वाले अधिकारियों को फंसाने के लिए वो लोग रात और दिन काम कर रहे थे। सोहराबुद्दीन का मामला भी जो था, जो सोहराबुद्दीन ऑलरेडी एक बड़ा क्रिमिनल था, देश के 3-4 राज्यों को वांटेड था। और ऐसा आदमी जो कि एक खूंखार आतंकवादी था, उसको मारने के बाद भी देश का मीडिया, देश के ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और देश की सरकारें पुलिस के साथ खड़ी होने के बजाय सोहराबुद्दीन के साथ खड़ी हो गई क्योंकि वो मुसलमान था। सोहराबुद्दीन वॉज अ कन्फर्म्ड टेररिस्ट। सोहराबुद्दीन के घर से, झरनिया मध्य प्रदेश में, सोहराबुद्दीन के घर में से 25 AK-50 राइफल्स मिली एंड मोर देन 5000 लाइव कार्टिजेस उनके घर में से मिले थे। गुजरात पुलिस ने पकड़े थे। इतनी AK-57 राइफल्स वो किसके लिए ला के रखी थी उसने, क्यों रखी थी? वो खिलौने तो थे नहीं। तो इसके ऊपर से पता चल सकता है कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थी, कोई सामान्य गुनहगार नहीं था। लेकिन फिर भी जब ये घटना हुई, इसका जब एनकाउंटर हुआ, तो उसके बाद यही बताया गया, ये जो पॉलिटिकल जो षड्यंत्रकारी जो लोग हैं और उनके इशारे से काम करने वाले जो लोग थे, एजेंसियां थी, इन लोगों ने यही बताया, अरे भाई ये तो ही वॉज अ स्मॉल टाइम क्रिमिनल, और जो कि वो मुसलमान था इसलिए मारा गया कि हाँ, कि ही बिलोंग्स टू सर्टेन कम्युनिटी। लेकिन उसकी अंत यात्रा में AK-47 से गोलियां दागी गई। उसका वीडियो है, हमने दिखाया है। हाँ, वो पूरी दुनिया ने देखा है। हाँ, लोगों ने देखा हुआ है। लेकिन फिर भी हाँ, ऐसी जो चीज़ें हैं उसका अंडर एस्टिमेशन किया जाता है। प्रोपोर्शनेट की बात करें तो गुजरात पुलिस को एक तरीके से हत्यारा, और जैसे गुजरात पुलिस रोज इनकाउंटर करती है, ऐसा पिक्चर तैयार किया गया। अगर हम नंबर की बात करें तो गुजरात पुलिस से कई गुना ज़्यादा इनकाउंटर उत्तर प्रदेश में होते हैं, बिहार में होते हैं, बंगाल में होते हैं, केरला में होते हैं, लेकिन उसका नाम नहीं लिया जाता। उस समय के अंतर्गत सबसे ज़्यादा एनकाउंटर हिंदुस्तान में यूपी में हुए थे। यूपी में सबसे ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा हुए, और कई गुना ज़्यादा एनकाउंटर यूपी में हुआ था। लेकिन चूंकि वहाँ कोई पॉलिटिकल टारगेट नहीं था, जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट, जो पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी करके
ये सब चीज़ें पुलिस के खिलाफ खड़ी की थी, ऐसी कोई परिस्थिति यूपी में नहीं थी, तो यूपी का कोई केस बाहर नहीं निकला। क्योंकि ये पूरे जो केसेस खड़े किए गए हैं, इसके पीछे जो पॉलिटिकल षड्यंत्र था उसका उद्देश्य तो नरेंद्र भाई मोदी थे। तो उनको मलाइन करने के लिए या तो उनकी जो छाप खड़ी हो रही थी, ही वॉज बिकमिंग लार्जर देन हिज साइज उन लोगों की नज़र में। हाँ। जो इनके जो पॉलिटिकल राइवल्स थे। हाँ, ये शायद ये दुनिया के इतिहास का एकमात्र केस होगा कि एक राज्य के 32 अधिकारी, और जैसे आपने बताया कि छोटा सा अधिकारी से लेके या कांस्टेबल से लेके राज्य के पुलिस प्रमुख तक लोग इसमें थे। इसमें 32 जो अधिकारी है मेनली सब गुजरात के ही है, लेकिन कुछ अधिकारी राजस्थान और आंध्र प्रदेश पे, सबके परिवारों ने झेला, बहुत कुछ सहन किया। वो सब चीज़ें ओपनली बताना मुझे ठीक भी नहीं लगता है, क्योंकि जैसे आपने बताया तो हम लोगों ने तो कर्तव्य निभाया। भगवान ने बताया है गीता में कि कर्मणि एव अधिकाराते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुः माते संको सक्तु अकर्मणि। तो हम तो भगवान के कहे हुए रास्ते पर चल रहे हैं और हम हमारा कर्तव्य निभाते हैं। जब कर्तव्य निभाते हैं तो रास्ते में क्या कठिनाई आने वाली है वो हम कभी उसके ऊपर ध्यान नहीं रखते हैं, या तो परिणाम क्या आने वाला है उसके ऊपर भी हमारी नज़र नहीं रहती है। यदि परिणाम क्या आएगा उसके ऊपर नज़र रहेगी तो हम हमारा कर्तव्य निभा ही नहीं पाएंगे। तो हमने हमारा कर्तव्य निभाया है, और कर्तव्य का जो मार्ग है वो कोई फूलों की सैया नहीं है, वो कंटकाकीर्ण मार्ग है, वो हम जानते थे। और ये हमारी देश की सेवा की जो हमारी भावना थी, लोगों के कल्याण की जो भावना थी, निर्दोषों को बचाने की जो भावना थी, इस भावना की वजह से, पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से हमने तो 8 साल जेल में रहने के बाद भी झेल लिया, लेकिन हमारा जो परिवार है उनके ऊपर तो हमारे से भी ज़्यादा गुजरी। यदि पर्सनल बात आपको मैं बताऊं तो मेरा जो बेटा है, बेटी की शादी हो गई, एक बेटे की शादी हो गई, जो छोटा जो बेटा है तो 8 साल तक सब केसों के संदर्भ में ही रिमेन्ड एंगेज्ड विथ मी ओनली। अभी ये 8 साल में जेल में रहा, ये 1 साल से मैं मुंबई में हूँ। ये भी जेल ही है, ये भी एक प्रकार की जेल है। वो छोटी जेल थी, ये बड़ी जेल है। साबरमती जेल 5 स्क्वायर किलोमीटर की थी, ये शायद 100 स्क्वायर किलोमीटर होगा, जेल ही है। तो कहने का मतलब क्या है कि मेरे बेटे की शादी इज पेंडिंग, द मैरिज इज पेंडिंग, कि भाई जब मैं वापस जाऊं तो मैं उसकी शादी करूं। 9 साल से मैं बाहर हूं, 9 ईयर्स, आई हैव कंप्लीटेड 9 ईयर्स। और जेल में जाने के बाद मैं दोबारा मेरे घर पर गया ही नहीं। मैंने निर्धार किया था कि जब भी मैं घर पर जाऊंगा पक्की जमानत लेके जाऊंगा। आई विल कम आउट विथ रेगुलर बेल एंड देन आई विल गो टू माई रेसिडेंस। इंटरिम बेल वगैरह लेके मैं घर पर जाने का मैंने निर्धार कर दिया था कि नहीं जाने का है। तो मैं जेल के अंदर ही रहा, किसी भी काम के लिए बहाना नहीं बनाया, कोई भी बहाना निकाल के मैं नहीं गया। और यहाँ भी जब मैं आ गया तो यहाँ तो अभी मैं जमानत ऊपर हूँ, लेकिन फिर भी मैंने निर्धार किया कि जब तक मेरे ऊपर जो शर्तें हैं कि भाई बम्बई छोड़ना नहीं, गुजरात में एंटर नहीं होने का, ये जो मेरे ऊपर शर्त लगी हुई है, जब ये शर्तें उठेगी, पक्की उठेगी, फिर ही मैं मेरे घर पर जाऊँगा, उसके पहले मैं नहीं जाऊँगा। तो मैं अलग किस्म का आदमी हूँ, मेरी दृढ़ता, मेरा निर्धार अलग किस्म का है। क्योंकि आप गीता को फॉलो करते हैं। हाँ। मतलब बड़े बड़े योद्धाओं का नाम लिया जाता है धर्म के कोटेशंस लेने के लिए या धर्म के रास्ते पर चलने के लिए बड़े बड़े योद्धाओं का नाम लिया जाता है। आप बंजारा जी इतना संघर्ष क्यों कर पाए, या आपके संघर्ष का इतना बड़ा ताकत के पीछे क्या है? तो भगवत गीता है जी, ये एक आध्यात्मिक मनोबल है। और श्रीमद् भगवत गीता है, वो श्रीमद् भगवत गीता तो पूरी मनुष्यता के लिए है। भगवत गीता में जो चित्रण है वो व्यक्ति का ही है। व्यक्ति है, उसका शरीर है, उसकी इंद्रियां है, उसका मन है, उसकी बुद्धि है, ये सब चीज़ें कैसे काम कर रही है और कैसे एक इंडिविजुअल स्पिरिट से लेकर कॉस्मिक स्पिरिट जो है उसकी कनेक्टिविटी कैसे हो और कैसे शक्ति प्राप्त की जाए, वही पूरा साइंस
एंड आर्ट गीता के अंदर है। तो ये सब चीज़ें हमने वहाँ से सीखी, जेल में हमने समय का सदुपयोग किया और फिर हम जेल में से बाहर आए। लेकिन आपने जो पहले पूछा तो बहुत कुछ तकलीफ़ें हमें झेलनी पड़ी। हमारा मनोबल कितना भी मजबूत हो लेकिन फिर भी जेल हमेशा जेल होती है। यस, वो तो झेलनी ही पड़ी। अब आगे क्या, व्यक्तिगत जीवन में आगे क्या सोचा है? व्यक्तिगत जीवन में तो मैं तो एक चीज़ तो ये मेरे दिमाग में आ रहा है कि जो एक लेक्यूना है अपने देश का, जो पूरा जो सिक्योरिटी सिस्टम है, 9/11 एक हमला अमेरिका में हुआ, उस 9/11 के बाद दूसरा 9/11 अमेरिका में नहीं हुआ। उसके पीछे का एक ही कारण है कि वो हमला हो जाने के बाद पूरा देश एक हो गया, प्रजा मत एक हो गया, सब पॉलिटिकल पार्टीज एक हो गई और उसके जो पूरी जो लीगल सिस्टम जो है उस पूरी लीगल सिस्टम को ओवरहॉल किया। ओवरहॉल करके उन्होंने एक होमलैंड सिक्योरिटी नाम का सिस्टम खड़ा किया। एक होमलैंड सिक्योरिटी नाम का एक सिस्टम खड़ा किया। उसमें कानून से लेकर, एजेंसियां से लेकर, स्ट्रक्चर और फंक्शन से लेकर सब चीज़ों को ऐसी तरह से फुल प्रूफ बनाया कि उसकी वजह से अमेरिका है वो फ्रॉम टेरर पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल सलामत है। इंडिया इज़ द शॉर्टेस्ट टारगेट ऑफ टेररिज्म इन द वर्ल्ड टुडे। आज की तारीख में भारत से बड़ा टेररिज्म का कोई टारगेट है नहीं और सबसे लंबा इतिहास है भारत का। एक तरीके से आतंकवादी के हाथ में AK-47 और पुलिस के हाथ में डंडा है। हाँ। ऐसी ये स्थिति है। ऐसी स्थिति है। तो अपने देश के अंदर पोटा नाम का एक कानून था, आप जानते हो। हाँ। पोटा नाम का एक कानून था क्योंकि किसी एक पार्टी ने पोटा बनाया, जब दूसरी पार्टी सत्ता ऊपर आई तो पोटा को निकाल दिया। टेररिज्म जैसी जो घटना है और टेररिज्म जैसा जो इश्यू है वो एक नेशनल इश्यू है। उस नेशनल इश्यू के ऊपर कंसेंसस होना चाहिए, पूरा देश एक होना चाहिए, प्रजा एक होनी चाहिए। वो तो है लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज एक नहीं हो रही है और इसके ऊपर राजनीति चल रही है। एक तो देश के अंदर स्ट्रॉन्ग एंटी टेरर लॉ होना चाहिए। उस एंटी टेरर लॉ के अंतर्गत होमलैंड सिक्योरिटी जैसी कोई सिस्टम यहाँ खड़ी करनी चाहिए। पुलिस को टेररिज्म के साथ डील करने के लिए विशेष सत्ताएं उनके होनी चाहिए और ख़ास करके ऐसी प्रावधान होनी चाहिए कि पुलिस जब एंटी टेरर ऑपरेशंस करती है तो उसकी सलामती भी होनी चाहिए। दैट शुड बी विद इन द लॉ। ये तो सरकार ने करने के काम हुए, आप भी व्यक्तिगत तौर पर नहीं, मैं एक काम सरकार को करने का है लेकिन फिर उसके लिए ओपिनियन तो बनना चाहिए ना। तो आप इसके लिए काम करें, उसके लिए ओपिनियन तो बनना चाहिए ना। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि पुलिस के बारे में कोई बोलने वाला चाहिए। हाँ। पुलिस के बारे में, क्योंकि हम 8 साल में जेल में रहे तो हमारे लिए कोई नहीं बोला। एब्सोल्युटली नथिंग, नो सेक्शन ऑफ सोसाइटी। हाँ, समाज की गुलवीड हमारे साथ रही। तो आप आने वाले दिनों में पुलिस के लिए देश भर के काम करना चाहेंगे? तो पुलिस के लिए मतलब ऐसी कोई संस्था होनी चाहिए, ऐसी कोई संस्था होनी चाहिए, ऐसा कोई NGO होना चाहिए सो दैट। और ये मुझे लगता है कि ये काम हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद हुआ ही नहीं। आप जैसा व्यक्ति करेगा जो कि पद पे भी रहा, पद के कारण उसके ऊपर अन्याय भी हुआ और उसके बाद उसके लिए लड़ भी रहा है। हाँ। तो मुझे लगता है हिंदुस्तान और दुनिया के लिए बड़ा उदाहरण होगा। आपने ज़रूर ये करना चाहिए और ऐसा करने के लिए हम आपके साथ हैं और हिंदुस्तान की जो सज्जन शक्ति है वो भी आपके साथ खड़ी हो जाएगी। कार्यक्रम के अंतिमतः आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये आतंकवाद जैसा जो युद्ध जो अभी देश के ऊपर ठोका गया है उसके खिलाफ एक मत बन के ये लड़े और पुलिस कहीं फंसे, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग कहीं फंसे, आर्मी के लोग कहीं फंसे, जेल में जाना पड़े तो उसके साथ भी खड़े रहे। बिल्कुल रहना चाहिए। हाँ। बिल्कुल, हम आशा करते हैं कि वंजारा जी जैसे पुलिस के महानायक और जिन्होंने खुद इतना झेला है उनकी भावना देश तक पहुँचेगी। आपने समय निकाला और सुदर्शन के चलते चलते में हमारे दर्शकों के लिए जानकारी दी, इसके लिए हम आपके आभारी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, सो काइंड ऑफ यू।